हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग लीड थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अभी तक ला कुछ पढ़े हम लोग। ठीक है, गैस ला हम लोग पढ़े पिछले क्लास में। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और टाइप का गैस ला है। ठीक है, एक और गैस ला है, कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं हम लोग जूल्स ला। जूल्स लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है बता दे रहे हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए। जूल्स लॉ ये कहता है, अभी हम पीछे आपको जब फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो उसी के लिए है कि जूल्स लॉ ये कहता है कि इंटरनल एनर्जी होता है वो अब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, या कहते हैं एक्चुअली में कहा जाए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। तो इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे du इज प्रोपोर्शनल टू dt हो जाएगा। ठीक है, du प्रोपोर्शनल टू dt हो जाएगा। तो इस आधार पे हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा mcv dt। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है mcv। ठीक है, तो mcv dt यही होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में, हिंदी में बोले तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, उसी का क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, जब ला हमने पढ़ लिया तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो कई तरह के प्रोसेस होते हैं, उन सबको देखते हैं। तो हम आपको बताए थे कि प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली में प्रोसेस होता है कि जब एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज अगर आता है, चेंज हमको देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज हो रहा होगा, हो सकता है वो किसी कंडीशन पर बेस्ड हो। तो जब वही हम कंडीशन लगा देते हैं तो वही हमको मिलते हैं अलग अलग तरह के प्रोसेस। जैसे जब कंडीशन ये लगाते हैं पहला कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जा रहा है तो उस दौरान वॉल्यूम जो हो रहा है, वॉल्यूम मतलब आयतन, सिस्टम का आयतन, वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह। ठीक है, तो अगर ऐसा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, उसको पीवी डायग्राम पर और टीएस डायग्राम पर कैसे दिखाते हैं, पीवी और टीएस डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, हालांकि टीएस डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बस पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, टीएस डायग्राम को। ठीक है, टीएस डायग्राम को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो पीवी डायग्राम क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर आयतन प्रक्रम। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, स्थिर आयतन प्रक्रम देख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पीवी डायग्राम हम खींचते हैं। तो पीवी डायग्राम जो खींचते हैं तो क्या कहा जा रहा है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर क्या हो रहा है, आयतन नियत रह रहा है। ठीक है ना, आयतन आपका क्या कर रहा है, नियत रह रहा है। तो या तो प्रोसेस
अगर इसको आप 1 मानते, स्टेट 1 से 2 है, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का ग्राफ। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसमें नहीं, इसमें और भी चीजें अभी जानेंगे। मतलब ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यानी स्थिर आयतन प्रक्रम। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। अलग अलग चीजें हम लोग निकालेंगे। तो पहला चीज सबसे पहले कि पीवीटी रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं पीवीटी रिलेशन क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, क्या चीज हम देख रहे हैं, पीवीटी रिलेशन। ठीक है, तो पीवीटी रिलेशन हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, जस्ट आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, तो पीवीटी रिलेशन देखते हैं, यानी पी प्रेशर वॉल्यूम में इसमें क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं मेनली क्या है आपका पी, एक्चुअली में क्या होता है, जनरल क्या होता है, P1 V1 दो अवस्थाओं के लिए अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि पहले अवस्था में वही वॉल्यूम रहता है और दूसरी अवस्था में भी वही वॉल्यूम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। किस प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। मेनली आप वही याद रखेंगे P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2, उसी से आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पीवीटी रिलेशन। पहला ये रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, मतलब पीवी रिप्रेजेंटेशन, यानी हमने डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। 1 से 2 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है, दोनों प्रोसेस से हो सकते हैं। और P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2 पीवीटी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे वर्क ट्रांसफर, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, वर्क ट्रांसफर कितना होता है। ठीक है ना, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्क ट्रांसफर। आप नंबर देते चलेंगे, जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर वो हो गया, 3 नंबर ये हो गया, वर्क ट्रांसफर। तो वर्क ट्रांसफर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं अभी अभी ये जो जो भी प्रोसेस है हम लोग मानते हैं, ये मान के चलते हैं सभी प्रोसेस क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में वर्क डन आपका क्या होता है, पीडीवी होता है, यही होता है, पीडीवी वर्क डन होता है। अब दो अवस्थाओं में निकालना है हमको, 1 से 2 W1 to 2 हमको निकालना है वर्क डन। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 to 2। ठीक है, तो एक चीज तो इंटीग्रेट छोड़िए, एक चीज तो हम लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, यानी डीबी क्या है, 0 है। तो डीबी 0 है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, 1 से 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रोसेस में यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्क ट्रांसफर के बाद बात करते हैं। अगला चीज हीट ट्रांसफर। तो कितना हीट ट्रांसफर होता है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये क्लोज सिस्टम के लिए एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डू यू प्लस पी डी वी। ठीक है, या पी डी वी की जगह पर आप डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू एक्चुअली में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस आपका क्वासी स्टैटिक है, ठीक है, तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसी कंडीशन में लिख पाएंगे जब प्रोसेस आपका क्या क्वासी स्टैटिक। तो हमने पहले ही बता दिया कि ये मान के ही चला जाता है कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। ठीक है ना, तो जब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में हम लोग रखे, देखिए तो वर्क डन तो 0 है, पी डी वी चाहे डेल्टा डब्ल्यू कह लीजिए। चलिए डेल्टा डब्ल्यू ही लिखते हैं। अब यहाँ पे अवस्था 1 से 2 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है ना।
ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको दो स्टेट के बीच निकालने के लिए हमको इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो डेल्टा क्यू 1 to 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 to 2 du प्लस 1 to 2 डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जो है इसको हम लोग लिखते हैं Q1 to 2, पता है ना, ऐसे लिखते हैं। डी यू हमारा क्या है, तो डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जो पीछे हमने फार्मूला बताया वो था डेल डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है। तो हम बात करेंगे चाहे आप किसी भी प्रोसेस से होके जाइए, इस तरह से, इस पाथ से, किसी भी पाथ से होके जाइए, जो u2 माइनस u1 रहेगा जो यहाँ पर से और यहाँ पर, चाहे कितना भी पाथ चेंज कर लीजिए, वो क्या रहने वाला है, वो सेम ही रहने वाला है। क्योंकि ये क्या u2.2 पर प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होगा u का, इंटरनल एनर्जी का, उसको u2 बोलेंगे, और 1 पर क्या होगा, u का कोई वैल्यू होगा जिसको हम लोग u1 बोलते हैं। तो u2 माइनस u1 वो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब कोई भी प्रोसेस ले लीजिए। तो बता दें जो du अभी हमने लिखा था mcvdt, वो कोई भी प्रोसेस हो, सब प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए वही रहने वाला है। तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mcvdt। ठीक है, एक्चुअली में dt का मतलब ये du के जगह पर हमने लिखा, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन बाद में होगा, ठीक है ना, dt के फॉर्म में हुआ तभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। और डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो ही है हमारा, है ना, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये Q1 to 2 हो गया, mcv कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते, देखिए ये कांस्टेंट तभी बाहर निकाल सकते जब एक क्या हो, परफेक्ट गैस हो, क्या हो, परफेक्ट गैस हो। परफेक्ट गैस के लिए Cv जो होता है, Cp और Cv कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये Cv क्या होता है और Cp क्या होता है जान लीजिए, जो है हमको पहले बता देना चाहिए, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, Cv और Cp, ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट्स, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ऑफ ए गैस, तो दो स्पेसिफिक, किसी गैस के दो स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, किसी भी गैस के दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। अगर कोई लिक्विड या सॉलिड होगा तो उसकी केवल एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। और आप लोग विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा कैसे पढ़ें, इसको कहीं कोने में लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं भूल गया बताना, पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको C से नॉर्मली डिनोट करते हैं, और ये होता है कि हीट ट्रांसफर दिया जाए एकांक मास का टेम्परेचर एकांक डिग्री सेंटीग्रेड या एकांक केल्विन से चेंज करने के लिए जितना हीट ट्रांसफर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट ट्रांसफर कितना आप कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर और पर यूनिट मास के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, और किसकी बात किया जा रहा है, और बात किया जा रहा है एकांक चेंज बात किया जा रहा है, यानी डेल्टा टी क्या है, यूनिट है, ठीक है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड का लीजिए या 1 केल्विन में चेंज लाने के लिए एकांक मास का यानी 1 किलोग्राम का मास का कोई आपका सब्सटेंस है, जैसे कि लिक्विड है या फिर सॉलिड है, उसका बढ़ाने के लिए टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हीट ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा, कितना आपको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कितना कैलोरी गर्म करना पड़ेगा, या जूल में कह लीजिए कितना जूल आपको गर्माहट उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यानी विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन गैसेज के केस में दो चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जब आप गैसेज को गर्म करेंगे तो फैलती भी हैं, ठीक है, तो फैलती भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई बंद बर्तन लेके गर्म करते हैं गैस को, तो उसमें गैस नहीं फैलेगा, तो गैस नहीं फैलता, तो उस कंडीशन में जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री केल्विन तो नहीं कहते हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, अगर बंद बर्तन है तो जितना हीट ट्रांसफर आपको करना पड़ता है उसका तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ठीक है,
या यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सिंपली कहें तो एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए अगर 1 kg का आपका क्या है उसमें गैस है तो उसको बोलते हैं, जितना हीट ट्रांसफर आपको करने की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी को क्या बोलते हैं? स्थिर आयतन पर क्या बोलते हैं इसको? सीवी को स्थिर आयतन पर हीट ट्रांसफर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका फार्मूला कैसे होगा? तो Cp और Q जो होगा ये कब है? जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, V कांस्टेंट है, तब कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ रहा है आपको? एकांक 1 यूनिट का मास है और उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ रहा है उसको, Cp नहीं, इसको Cv बोलते हैं, Cv। वही अगर दाब स्थिर रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम लोग देख चुके हैं, तो उस पर एक आप mkg का मास रखे हुए हैं, अब उसको आप धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, तो उसका क्या होगा? प्रेशर कभी बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे वो क्या होगा? गैस फैलेगा, तो प्रेशर उसका क्या रह रहा है? एक तरह से कांस्टेंट रह रहा है। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट ट्रांसफर आपको करना पड़ता है, ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ता है वो बताता है Cp को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा Cp, तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q एट P कांस्टेंट, ठीक है ना, m डेल्टा। तो ये होते हैं Cp, Cv और C। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड और लिक्विड होंगे तो उनका स्पेसिफिक हीट एक होता है, ठीक है, एक ही होता है, लेकिन गैसेज के लिए दो स्पेसिफिक हीट होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्टैटिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा mCv डेल्टा टी dt, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? dt का करेंगे तो t होगा, और लिमिट रखेंगे तो t2 माइनस t1 होगा। इंटीग्रेशन तो आता ही, mCv क्या हो जाएगा? कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और t अपर लिमिट t2 होगा, लोअर लिमिट क्या होगा? t1, तो t2 माइनस t1। इतना गणित तो आपको लोगों को आता ही होगा। तो यही है Q1 to 2 क्या हो गया? mCv t2 माइनस t1। इतना तो मैथ आप लोग डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितना के बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ही बराबर होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? mCv डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, यानी क्या है एक्चुअली में? डेल्टा यू तो ही है। तो जो हीट ट्रांसफर होता है किसी प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ही बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आपका हीट ट्रांसफर कितना हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, या mCv डेल्टा टी के बराबर, और वर्क डन क्या होगा इसमें? 0 हो गया, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको हर प्रोसेस में करनी है। तो हर प्रोसेस के लिए हम जो है फार्मूला बता देंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है। आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे डेरिवेशन, हम आपको डेरिवेशन बता दिए हैं कैसे कर पाएंगे। मतलब अगर आपको रटना नहीं है, जिनका मैथ अच्छा है तो वो डेराइव कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और का हम बता देंगे, बाकी का हम नहीं बताएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम फार्मूला बता देंगे, ठीक है। आप लोग क्या कर लेंगे? उन फार्मूला का चार्ट बना लेंगे, चार्ट बना के उन सबको एक बार 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। अब अगला चीज, अभी तो हमारा क्या हो गया? हीट ट्रांसफर वगैरह हो गया। तो अब बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर इसमें निकालें तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सेम वही फार्मूला है, du इज इक्वल टू mCv dt। तो हर प्रोसेस के लिए लगेगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही हो जाएगा, ठीक है, mCv डेल्टा टी, ठीक है, t2 माइनस t1 कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली वही होगा। आप लोग कितनी उसको क्या करने की जरूरत है, हर प्रोसेस में वही होगा, लेकिन एक प्रोसेस के लिए लिख लेंगे वही बार बार चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा? du इज इक्वल टू mCv dt हो जाएगा, ठीक है, उसी को चलने देंगे। बात करते हैं आप लोग अगला प्रोसेस नहीं, अभी इसमें ही
इसमें बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, पहले हो गया वर्क हीट ट्रांसफर तक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन इंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन इंथैल्पी, तो इंथैल्पी क्या होता है, ये भी जो है मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक आप लोग को बता नहीं पाए। ठीक है, इंथैल्पी जान लीजिए क्या होता है। इंथैल्पी जो होता है एक्चुअली में वो इस फार्मूले से, बस फार्मूला आप लोग याद रखिए, जाने दीजिए, ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, इंथैल्पी का फार्मूला ही होता है U प्लस PV। ठीक है, और जो चेंज इन इंथैल्पी एक्चुअली में हम जब निकालते हैं, इसी को डिराइव करते हैं आगे, जब डिफरेंशिएट करते हैं और निकालते हैं तो आपको मिलता क्या है, mCp dt मिलता है। क्या मिलता है, mCp dt मिलता है। ठीक है, तो DH इज इक्वल टू हो जाएगा mCp dt, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन इंथैल्पी का फार्मूला। तो चेंज इन इंथैल्पी हो गया mCp dt। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए Cv यहाँ होगा और चेंज इन इंथैल्पी के लिए यहाँ पर क्या होगा, Cp होगा। ठीक है, तो ये हो गया DH इज इक्वल टू mCp dt। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी। तो सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी जानने से पहले हमको पहले एंट्रोपी जानना जरूरी होगा। एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट इज एंट्रोपी। तो अभी चेंज इन एंट्रोपी नहीं, बस एंट्रोपी जानिए क्या होता है। तो एंट्रोपी एक्चुअली में होता है कि किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस का मेजर होता है, यानी कितने रैंडम मोशन कर रहे हैं या कितने रैंडम मोशन ही बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप उतना ही समझिए, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो जो रैंडम मोशन करते हैं मॉलिक्यूल्स, उन्हीं का मेजर होता है, यानी कितना ज़्यादा रैंडमनेस है उनमें। तो जितना ही ज़्यादा रैंडमनेस होगा किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के में, उतना ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, और जितना ही कम होगा रैंडमनेस उतना ही कम एंट्रोपी होगी। ठीक है ना, तो रैंडमनेस का मतलब ये होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ये क्या होता है, अणुओं के यानी मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस का मेजर होता है, माप होता है। ज़्यादा रैंडमनेस ज़्यादा एंट्रोपी, कम रैंडमनेस कम एंट्रोपी। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो एंट्रोपी को हम कैसे मतलब क्वालिटेटिव वैल्यू कैसे देते हैं, जैसे इसमें फार्मूला लिख रहे हैं। तो अगर कोई क्वासी स्टैटिक, देखिए अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि कहने का मतलब लगभग लगभग क्वासी स्टैटिक ही प्रोसेस है, तभी आप दे सकते हैं। वो होता है एंट्रोपी में परिवर्तन, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए DS लिखा गया है। वो होता है डेल की अपॉन टी। ये कब पॉसिबल है, जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तभी ये लिख सकते हैं। किसी भी प्रोसेस के लिए आंख मूंद के ये नहीं लिख सकते, लेकिन आप जो है लिखेंगे आंख मूंद के ही। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे पढ़ाया ही जाता है। ठीक है, बताया नहीं जाएगा, बस आंख मूंद के लिख लो डेल्टा क्यू बाई टी, तो क्या बनोगे उसके बाद, वही इंजीनियर बनोगे जो। ठीक है, लेकिन हम बताएंगे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग आगे जाएंगे तो पढ़िएगा। ठीक है, जो लोग मैकेनिकल से होंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी आप लीड की तैयारी कर रहे हैं तो बस याद रखिए DS इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है। लेकिन आपको बता दें, हर जगह आप नहीं लिख सकते, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप हर जगह लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाइएगा तो मत लिखिएगा हर जगह, कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। तो DS इज इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू बाई टी। ठीक, अब इसमें निकालना होगा अगर एंट्रोपी में परिवर्तन इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बार डेरिवेशन हम बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे, आपको बार बार करना होगा। ठीक है, तो DS जो होगा ऐसे इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेट 1 to 2 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का क्या होता है, DU प्लस डेल्टा W बाई टी। डेल्टा W इस प्रोसेस के लिए 0 है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा W 0 है कि नहीं, 0 है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, S2 माइनस S1, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे DS का S होगा, ऊपर S2 माइनस S1 लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, S2 माइनस S1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है DU अपॉन टी, तो एक्चुअली में देखिए DU का वैल्यू क्या है, mCv dt है अपॉन टी।
अब देखिए क्या करेंगे, एम सी वी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये भी बताया कि हर जगह नहीं लिख सकते एम सी वी कॉन्स्टेंट है, वो केवल कब लिख सकते हैं, जब वो गैस परफेक्ट गैस होगा। एम तो बाहर निकाल पाएंगे लेकिन सी वी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एम बाहर वैसे ही आ जाता है, लेकिन सी वी बाहर तभी आता है जब परफेक्ट गैस हो। और डी टी बाई टी, तो 1/x dx याद करिए क्या होता था इंटीग्रेशन, ln x log बेस ई एक्स होता था, तो वही लिख रहे हैं एम सी वी ln t, ठीक है। और ln t एक्चुअली में क्या, अपर लिमिट t2 है और लोअर लिमिट t1 है। तो जब आप करते थे याद करिए, जब लिमिट रखते थे तो ln t2 माइनस ln t1 होता, लेकिन हम जानते हैं log m माइनस log n जो होता है, यानी ln m माइनस ln n जो होता है वो क्या होता है, log m अपॉन n होता है, ठीक है ना। तो यानी हम क्या कर लेंगे, ln t2 अपॉन t1 कर लेंगे। तो ये हो गया आपका चेंज इन एंट्रोपी का, यानी S2 माइनस S1 या डेल्टा S कह लीजिए, इसी को कहेंगे। यानी एंट्रोपी में परिवर्तन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए MCV ln T2 अपॉन T1। आपको देखो, आपको केवल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो जिनको कोई वो नहीं है कि डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, उनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फार्मूला जो है डायरेक्ट जो है एक चार्ट बना लेंगे, सारे प्रोसेस का हम बताते जाएंगे, आप चार्ट बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नोट डाउन कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, मतलब उन्हीं को बस देखना है, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन जिनको मैथमेटिक्स आता है वो क्या कर लेंगे, ऐसे डेराइव भी कर सकते हैं, अगर वो भूल जाएं तो डेराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही देखना था, हर एक प्रोसेस में हमको यही देखना है, ठीक है। तो आगे के जो भी प्रोसेस देखेंगे हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। इसमें हम बता दिए बस कैसे लगाना है, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे जो है ऐसे हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, हर प्रोसेस को। और ज़रूरी आपका है यहाँ पे डायग्राम, और अभी आगे और भी चीज़ें आएंगी कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगी, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।